गंवार बहुओं से परेशान ससुराल वाले। सुषमा जी का परिवार शहर का एक संपन्न और सम्मानीय परिवार था। उस परिवार में उनके 5 बेटे और 2 शहर की मॉडर्न बहू थी। माँ जी, सासू माँ जी। बोल गायत्री बेटा, क्या हुआ? सासू माँ, आज मेरी फ्रेंड्स हमारे घर आ रही हैं। आज मैंने उन्हें किटी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। अच्छा, ऐसा क्या? पर बहू, तूने मुझसे तो इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मैं आपसे पूछकर करती भी क्या? गायत्री और उसकी सास के बीच में ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहां सुषमा की दूसरी बहू मधु आ जाती है। मम्मी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अरे, ये अपनी किटी पार्टी कर रही है और तू ब्यूटी पार्लर जा रही है, तो घर का काम कौन संभालेगा? जेठानी जी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपको सुबह सुबह ही पार्लर जाना पड़ रहा है? ओहो, तो क्या अब मैं तुमसे पूछकर कोई भी काम करूंगी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अच्छा अच्छा, आप तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम्हें जो करना है करो, घर के काम मैं खुद कर लूंगी। हमने ऐसा कब कहा सासू माँ जी कि आप खुद काम कीजिए? बल्कि सासू माँ, अगर आप मेरी माने तो आप हमारे देवरों की भी अब शादी करा दीजिए। गायत्री बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। वीर, राहुल और आदित्य भी अब शादी के लायक हो चुके हैं। आप उनकी शादी कर दीजिए, इससे हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। फिर क्या था, सुषमा अपने बेटों के लिए बहू खोजनी शुरू कर देती है और अपने पति से कहती है, जरा सुनिए, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने छोटे बेटों की भी शादी कर दें, और उनकी शादी किसी शहर की नहीं बल्कि गांव की लड़की से करें। लेकिन ऐसा क्यों? आपको क्या पता, मैं सारा दिन इस घर में रहती हूँ। शहर की मॉडर्न लड़कियों के तो बहुत नखरे हैं। हम गांव से अपने बेटों के लिए संस्कारी और सीधी सादी लड़कियां ढूंढेंगे। मैं समझ गया, जैसा तुम चाहो। और फिर क्या था, जैसे ही ये बात उनके परिवार से निकलती है, फट से गांव से भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। सुषमा को अपने बेटों के लिए एक ही घर की 3 लड़कियां पसंद आ जाती हैं और वो अपने बेटों की शादी उन गांव की लड़कियों से करवा देती हैं। जब वो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल आती हैं, तब उनमें से एक बोलती है, अरे देवा, इतना बड़ा और सुंदर घर, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सपना नहीं है बहन, आपसे यही हमारा घर है, और हाँ, हम इस घर की रानियां। अपनी बहुओं को इतना खुश देख सुषमा भी बहुत खुश होती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला था। ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन पूनम पूरे घर की अच्छे से सफाई कर रही होती है, तभी उसे लैपटॉप, कंप्यूटर और भी कई इलेक्ट्रिक डिवाइस रखे हुए दिखाई देते हैं। अरे देवा, इन पर तो कितनी धूल लगी है। हमारी दोनों जेठानी जी को तो बस अपना चेहरा चमकाने की पड़ी रहती है, और जरा घर के सामान की हालत देखो, कितना गंदा हो रहा है। मैं इसे धोकर अच्छे से साफ कर देती हूँ। पूनम सारा कंप्यूटर सेट और लैपटॉप उसको उठाकर बाथरूम में ले जाती है और गांव के तौर तरीकों की तरह ही उसे हाथ से धोने लगती है। इतने में ही वहां गायत्री आ जाती है। माय गॉड, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी तो हमने इसे धो दिया। अच्छा किया ना? अच्छा किया? अरे बुद्धू लड़की, तूने तो हमारा हजारों का नुकसान कर दिया। चल अब दफा हो जाए यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से। घर के अंदर ये सब बातें चल ही रही होती हैं, तभी बाहर सोनम को पौधों को पानी देते हुए मधु के पति की ब्रांडेड लैम्बोर्गिनी कार खड़ी हुई दिखाई देती है। ये इतना बड़ा क्या है? बड़ा सुंदर है। सोनम कार को न जाने क्या समझकर उस पर गोबर के उपले बनाकर सुखा देती है और सारी कार गंदी हो जाती है। ये तो बढ़िया चीज है, अब मेरे उपले अच्छे से सूख जाएंगे। तभी किसी काम से मधु वहां आ जाती है और अपने पति की इतनी महंगी गाड़ी की हालत देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ये किसने किया? सोनम के हाथ गोबर से सने हुए थे, जिसे देखकर मधु सब कुछ समझ जाती है। अरे गांव की गवार, तुझ में अकल है भी या नहीं? इतनी महंगी गाड़ी पर ये क्या कर दिया? कितनी बदबू आ रही है। हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी, क्या हमसे कौन गलती हो गई? नहीं, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। जब दफा हो जाए यहाँ से। हाय, मैं क्या करूं? सोनम दुखी होकर वहां से चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अंजू किचन में काम कर रही होती है। तभी मधु वहां आती है और उसका मजाक बनाने लगती है। तुम तीनों गवार बहनें, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, पूरे घर का सत्यानाश कर दिया तुमने। अरे तुमसे तो बेहतर हम ही थे, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं होता था। मधु पूरी तरह अंजू को चिढ़ाकर चली जाती है।
जेठानी जी बोल तो ऐसे रही थी जैसे न जाने खुद गांव के लोगों के बारे में कितना जानती हैं। अब मैं भी दिखा दूंगी कि हम गांव के लोग भी शहरी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तभी अंजू की नजर ओवन पर पड़ती है। अब ये क्या है? लगता है कि चूल्हा है, पर इसे शहरी लोग इस्तेमाल कैसे करते होंगे? अंजू को मधु की बात का बहुत बुरा लगता है और वो बिना किसी से पूछे खुद ही ओवन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। समझ गई, इसे इस्तेमाल करने में ऐसा भी क्या मुश्किल है तो चूल्हा ही। अंजू अपना दिमाग लगाकर बाहर से उपले लेकर आती है और ओवन में उपले डालकर उसे चूल्हे की तरह फूंकने लगती है। सारे घर में धुआं धुआं भर जाता है, जिसकी वजह से गायत्री किचन में भागी हुई आती है। क्या हो रहा है यहाँ? अंजू को चूल्हे की तरह ओवन में उपले जलाते देख गायत्री हैरान रह जाती है। ये तुम क्या कर रही हो अंजू? खाना बना रही हूँ जेठानी जी। पर चूल्हा है कि जलता ही नहीं। अरे बुद्धू लड़की, ये चूल्हा नहीं ओवन है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब जल्दी से इस आग को बुझा। समझ गई, अभी बुझाती हूँ। आज तो तुम तीनों बहनों ने हद ही कर दी। अरे ऐसे भी कोई करता है क्या भला? एक इलेक्ट्रिक चीजें धो देती है तो दूसरी ओवन में ही आग लगा देती है। ये कहाँ की तमीज है? गायत्री अंजू को खूब डांटती है। अंजू रोती हुई अपनी बहन पूनम के पास आती है, जहाँ पर सोनम भी मौजूद होती है। क्या हुआ अंजू, तू रो क्यों रही है? हाँ बहन, हमें बता क्या बात है। अंजू पूनम और सोनम को सारी बात बता देती है। गायत्री जी ने तेरे साथ ऐसा किया? चलो बहनों, अब हम अपनी सासू माँ के पास चलते हैं। अब वही इन जिठानियों की अकड़ निकालेंगी। तीनों गांव से आई बहुएं अपनी सासू माँ सुषमा के पास चली जाती हैं और उन्हें पूरा वाकया सुना देती हैं। तभी वहां अंजू और गायत्री भी आ जाती हैं। अरे बहुओं, तुमने अपनी नादानी में काम ही ऐसा कर दिया कि वो दोनों तो गुस्सा करेंगी ही। माँ जी, अगर हम बहनें गांव से आई हैं तो क्या इसमें हमारी खता है? बोलिए सासू माँ। हम शहर के तौर तरीके नहीं समझते, हमें इस सब में ढलने में थोड़ा समय लगेगा। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ हमने गांव, मिट्टी और खेत ही देखे। सही कहा दीदी ने, हम अनपढ़ गवार हैं तो क्या हुआ, हम करना तो अच्छा ही चाह रहे थे। मैं समझती हूँ। उन तीनों की बातें सुनकर गायत्री और मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्हें शहरी तौर तरीके सिखाने को राजी हो जाती हैं। मैंने तुम्हें बहुत डांटा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें सारे तौर तरीके बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये हुई ना अच्छी बहुओं वाली बात। तब से गायत्री और मधु दोनों ने गांव की बहुओं को शहरी तौर तरीके सिखाना शुरू कर दिया। अब वो तीनों बहनें घर के काम अच्छे से करने लगी थी। उनके बोलने चालने के ढंग में भी बदलाव था और घर की सारी बहू मिलकर खुशी से काम किया करती थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि एकता में बल होता है। प्रेमा और नरेंद्र वो बूढ़े दंपति थे जिनका युवराज नाम का बेटा विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर गया था, और उसके इंतजार में याद करते हुए वो अपने बेटे को फोन लगाकर कहते हैं, अरे हेलो युवराज बेटा, तू यहाँ कब आएगा? तेरी माँ और मैं कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आपको काफी इंतजार करा दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं फौरन घर लौट रहा हूँ अगले हफ्ते, और आपको एक खुशखबरी भी दूंगा। सच बेटा, जल्दी आजा, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाऊंगी। ठीक है माँ, अब मैं रखता हूँ, ऑफिस का काम भी है मुझे। ये कहकर युवराज फोन रख देता है। इसके बाद दोनों माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर युवराज के पास एमिली आकर कहती है, युवराज, तुम अपनी माता पिता से बात कर रहे थे? हाँ एमिली, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए हम दोनों शादी कर लेंगे और इंडिया चलेंगे। यू मीन अब हम शादी करने वाले हैं? यस माय डार्लिंग, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर सारे इंडियन तौर तरीके सिखा चुका हूँ, बट फिर भी वहाँ साड़ी पहनना और पहली रसोई में हलवा और खीर बनाना मम्मी पापा को बहुत पसंद है। चिंता नॉट माय लव, मैं माची पापा जी के सामने तुम्हारी नाक नहीं खचवाऊंगी, पर मैं अभी भी हलवा बनाती हूँ तो हलवा खराब हो जाता है। ओह मेरी स्वीट सी, मेरी अंग्रेजन वाइफ, जब तुम ऐसे हिंदी बोलने की कोशिश करती हो तो बड़ी प्यारी लगती हो। तभी दोनों इंडिया जाने के लिए पैकिंग कर लेते हैं। फिर अगले ही हफ्ते पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही युवराज घर पर दस्तक देता है तो प्रेमा दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने उसके बेटे के साथ एक गोरी अंग्रेजन लड़की आई है।
जो कि दुल्हन की तरह लाल साड़ी में सजी हुई है। तभी दोनों उसके पैर छूकर कहते हैं, माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हो माँ? मैंने आपको वहाँ बहुत मिस किया। और पिताजी कहाँ हैं? तेरे पापा अंदर है युवराज। ये गोरी अंग्रेजन लड़की मेरी बहू है क्या? हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। पर बेटा, तू अपने देश की किसी संस्कारी बहू से शादी कर लेता। ये तो बाहर की विदेशी है, अंग्रेजी बोलती होगी ना। हमें इसकी भाषा समझ न आई तो ये हमारी क्या समझ पाएगी। माँ, आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दरअसल एमिली और मैं 2 साल से एक साथ हैं और मैंने इसको काफी हद तक हिंदी और हमारे देश की संस्कृति तौर तरीके सिखा दिए हैं। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अजी सुनते हैं, जरा बाहर आइए। हमारी अंग्रेजन बहू आई है, हमारे बेटे ने शादी कर ली है। तभी नरेंद्र चश्मा लगाकर दोनों को देखता है। तभी दोनों उसके पैर छू लेते हैं। नमस्ते पापा जी, आप ठीक हैं? मैं आपके लिए खास लंदन से ये शॉल लेकर आई हूँ। इन्होंने मुझे बताया था कि आपको शॉल बहुत पसंद है। और माँ जी, आपके लिए ये सुंदर सा हार लेकर आई हूँ। अरे वाह, हमारी अंग्रेजन बहू तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है। सच में युवराज, बहुत अच्छी बहू लाया है तू। हाँ बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। विदेशी बहू भी होकर इतनी अच्छी हिंदी बोली तूने। और ये जो हार है ना, ये बहुत सुंदर है। 1 मिनट रुक, तुम्हारा गृह प्रवेश कर दूं। मैंने कहा था ना, आप दोनों को मेरी अंग्रेजन बीवी अच्छी लगेगी। तभी सास अपनी अंग्रेजन बहू और बेटे की आरती करके उनका गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों आराम कर लेते हैं। अगले दिन जब बहू पहली रसोई के लिए तैयार होकर आती है तो सास उसे देखकर काला टीका लगाकर कहती है, अरे वाह बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है। नजर ना लगे तुझे, इसीलिए मैंने काला टीका लगा दिया। वैसे तू घर के काम कर लेती है, मतलब हमारी पहली रसोई में खीर और हलवा बनता है। तू क्या बनाएगी बेटा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे युवराज ने खीर बनाना सिखाया है। आप दोनों को बहुत पसंद है वो, तो मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ठीक है, मैं तुझे सामान बता देती हूँ। और बहू, अगर तुझे बनाने में कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। जी माँ जी। ऐसा कहकर दोनों रसोई में जाते हैं। प्रेमा उसे सारी चीज निकाल कर दे देती है, जिसके बाद एमिली एक गैस पर खीर, दूसरे पर हलवा बनाती है। पर हलवे को बनाने के चक्कर में उसकी खीर का दूध जल जाता है और वो कहती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? सारी खीर जल गई। अब माँ जी पापा जी को मैं क्या खिलाऊंगी? ओफो, इस खीर को देखने के चक्कर में मैंने हलवा भी जला दिया। मैं कितनी बेकार बहू हूँ। दोबारा से बनाती हूँ, अभी इसी वक्त। ये कहकर एमिली दोनों जली हुई खीर और हलवे को डस्टबिन में डाल देती है और दोबारा खीर और हलवा बनाने लगती है, पर वो भी जल जाता है। ओह नो, ये क्या किया मैंने? ये तो दूसरा हलवा और खीर भी जला दिया। युवराज तो मुझसे गुस्सा ही हो जाएंगे एकदम। मेरी वजह से सब भूखे बैठे हैं। तभी प्रेमा उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं? अगर नहीं बना पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना लूंगी। बस थोड़ा सा वक्त और, वो वाला अच्छा नहीं बना था मुझसे। एमिली की बात सुनकर प्रेमा चली जाती है। फिर युवराज उसकी मदद के लिए आता है, पर वो मना कर देती है। जैसे तैसे वो तीसरी बार हलवा और खीर बनाती है तो कहती है, फाइनली मैंने दोनों चीज बना लिया है, लेकिन अच्छी नहीं बनी शायद। हलवे में घी कम है और खीर में चीनी कम लग रही है। पता नहीं सब क्या बोलेंगे। सब 3 बार बनाकर वेस्ट कर दिया। बेचारी मेरी अंग्रेजन बहू,
इतना हलवा और खीर बना ली, लेकिन बना नहीं और ना ही मेरी मदद ले रही है। कुछ देर बाद जब बहू का बनाया हुआ हलवा वो लोग खाते हैं तो ससुर उसके हलवे की तारीफ करता है, पर एमिली रोते हुए कहती है, पापा जी, आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने हलवा खीर दोनों अच्छी नहीं बनाए, मुझे माफ कीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी थोड़े है कि हमेशा पहली रसोई में अच्छा बने। वक्त के साथ तुम सीख जाओगी, ऐसे उदास मत हो। ये लो अपना शगुन। अरे एमिली, कोई बात नहीं, होता है। सॉरी माँ जी, पापा जी, पर अभी मैं शगुन नहीं लूंगी। जब तक आपको अच्छा सा हलवा बनाकर ना खिला दूं, मैं इसे अच्छा बनाकर ही रहूंगी। ये कहकर एमिली कमरे में चली जाती है। घर का सारा काम करने के बाद वो रसोई में रोज दोनों चीज बनाने की कोशिश करती है, पर कमी तब भी रहती है। एक बार जब वो बाजार जाती है तो एक भूखे बच्चे को वो खाना खिलाती है। तभी एक परी उसे रोककर कहती है, सुनो, तुम एमिली हो ना? मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, पर तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास। पर आप मेरी मदद करना क्यों चाहती हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने एक बच्चे की मदद की थी, इसीलिए अब बताओ। मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि अपने ससुराल वालों को मैंने पहली रसोई में कुछ भी अच्छा बनाकर नहीं खिलाया। मेरे खीर हलवा हमेशा खराब हो जाते हैं। चिंता मत करो, इस बार नहीं होगा। ये जादुई मेवा है, जब तुम इसे किसी भी खीर या मिठाई में डालोगी तो तुम्हारी सारी चीज अच्छी हो जाएगी। सच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमिली का शुक्रिया सुनते ही वो परी वहाँ से चली जाती है। तभी घर आकर एमिली दोबारा से हलवा और खीर बनाती है। फिर जादुई मेवा वो उसमें डाल देती है और घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर घर वाले कहते हैं, अरे वाह बहू, इस बार तो तुमने हलवा और खीर दोनों ही बहुत लाजवाब बनाई है। अरे सच में बहू, इस बार तो अपना शगुन लोगी ना? छी माँ जी, पापा जी। मुझे पता था कि तुम परफेक्ट हो जाओगी, इसलिए कल हमारे घर पर बाकी दूर की बहनें यानी हमारी मौसियाँ आने वाली हैं। तुम उनको यही खिलाना। छी युवराज जी। ऐसे ही अगले दिन जब युवराज की दूर की मौसी घर आ जाती हैं तो एमिली उनके लिए हलवा बनाती है, जिसमें वो मेवों का प्रयोग करती है। उसे खाकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह प्रेमा, तेरी अंग्रेजन बहू ने तो हलवा बहुत बढ़िया बनाया है। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। सच में बहुत ही अच्छी संस्कारी बहू है, और उसका हलवा भी। हाँ, और खाओ, मेरी बहू ने बहुत सारा बनाया है। ये ले बहू तेरा शगुन। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। फिर उदास मन से एमिली अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि जादुई मेवे की वजह से ये हलवा बनाया है। मुझे तो बनाना आता ही नहीं। मुझे एक परी ने, जादुई थी वो, उसने मुझे ये दिया, और इस वाहवाही की हकदार मैं नहीं हूँ। गलत कह रही है बहू, तू इस वाह की बिल्कुल हकदार है, क्योंकि तूने असल में अपनी मेहनत से इतना स्वादिष्ट हलवा और खीर बनाई है। वो जादुई परी नहीं थी, मैं ही थी। असल में तूने इतना अभ्यास किया कि तूने खुद इतना अच्छा हलवा बना लिया। जो तेरा आत्मविश्वास खो गया था, बस मैंने जादुई परी बनकर तुझे वही वापस किया है। इसका मतलब माँ जी, वो मैंने अपनी मेहनत से हलवा बनाया था? हाँ बहू। शुक्रिया माँ जी, मुझे समझने के लिए। ऐसा कहकर एमिली सास के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद एमिली इतना अच्छा खाना बनाती है कि सब उसके बनाए खाने की उंगलियां चाटते ही रह जाते